welcome. माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का जब मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो मेरी जो पहली कोशिश थी वो ये थी कि मैं ये नैरेटिव चेंज करूं कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का मतलब सिर्फ मुसलमानों का डिपार्टमेंट होता है। इस नैरेटिव को बदला जाए, क्योंकि माइनॉरिटी में इस देश में 6 कम्युनिटीज आती हैं, जिसमें मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सरदार भी हैं, जैन भी हैं, पारसी भी हैं, बौद्ध भी हैं। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं इस नैरेटिव को चेंज करूं। उसके बाद मैंने लगातार अलग अलग समाज के लोगों से संवाद करना शुरू किया। मैंने जैन समाज के लोगों से बात की, सिख समाज के लोगों से बात की, बौद्ध समाज के लोगों से बात की, लेकिन एकजुट तादाद में मैं ईसाई समाज के इतने सारे धर्मगुरुओं से मिलने की बहुत दिन से कोशिश कर रहा था और अंततोगत्वा आज आप सबसे मुलाकात हो रही है। मैं पिछले 2 दिन से चेन्नई था, फिर केरल था और आज ऐसी परिस्थिति बन रही थी कि मुझे लग रहा था कि वहां रुकना पड़ेगा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कई सारी मीटिंग्स थी। लेकिन फिर शहनवाज ने और हमारे दिल्ली चेयरमैन वाहिद साहब ने ये कहा कि नहीं, बहुत अच्छी तैयारी है उनकी, आपको आना चाहिए। तो मैंने वहां के प्रोग्राम छोड़े और मैं यहाँ आया और आके ये महसूस कर रहा हूँ कि किसी का एक शेर है कि मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता, तेरी महफिल में आकर सोचते हैं ना आते तो बड़ा नुकसान होता। तो आपसे ये मुलाकात का जो खूबसूरत मौका मिला है वो यकीनन बहुत प्यारा लम्हा है। हमारे जो तमाम सम्मानित गेस्ट यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूँ। रूनित ने बहुत अच्छी बात कही और मैं भी आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो समाज है उसका इस देश की तरक्की में, इस देश की बेहतरी में बहुत योगदान है। इस देश का जो एजुकेशन सिस्टम है, उस पूरे सिस्टम को बिना क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ जुड़े देखा ही नहीं जा सकता। ये बात मैं अल-ऐलान एक्सेप्ट करता हूं और मुझे फख्र है ईसाई समाज की सोच पर कि आपने तालीम को अपना सबसे बड़ा मिशन मान करके काम किया, तालीम को अपना सबसे बड़ा एजेंडा रखा। और यही वजह है कि आज हिंदुस्तान के किसी भी बड़े शहर में, किसी भी छोटे शहर में अगर बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, किसी भी समाज का, वो चाहता है कि उसके बच्चे का एडमिशन जो है वो ईसाई समाज के किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में हो जाए। तो ये आपके लिए, आपके समाज का एक बड़ा योगदान है। इस देश की का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें, इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका बड़ा योगदान है। लेकिन इस बीच में आपसे कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो देश की स्थिति है उसमें आपको राजनीतिक तौर पे सक्षम होने की जरूरत है, क्योंकि सारे फैसले राजनीति से हो रहे हैं। पहले एक दौर था कि जब राजनीति अलग थी, धर्म अलग था, बाकी व्यवस्थाएं अलग थी। लेकिन पिछले 8-10 सालों में ऐसा हुआ है कि सब गड्ढ-मड्ढ हो गया, सब मिक्स हो गया। आप कुछ भी बेहतर तब तक नहीं कर सकते जब तक राजनीति में, सियासत में आपकी दखलंदाजी ना हो या आपके पीछे कोई सपोर्ट ना हो। राजनीति ने इतना ज्यादा प्रभावित किया है समाज को, इतना ज्यादा असर डाला है समाज पर कि अब आप बिना राजनीति के चीजों को सोच भी नहीं सकते हैं। तो मैं आपसे कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से आपको इनवाइट भी कर रहा हूं, आपको दावत भी दे रहा हूं और आपसे ये वादा भी कर रहा हूं कि आप आइए और अपनी राजनीतिक भूमिकाएं तय करिए, हम आपके साथ हैं। कांग्रेस पार्टी ने आपको हमेशा रिप्रेजेंटेशन दिया है। मैं अभी उदयपुर चिंतन शिविर के बाद एक दिन आदरणीय सोनिया गांधी जी के साथ बैठा था, मैं उनसे बातचीत कर रहा था डिपार्टमेंट को लेकर के। तो मैंने उनसे कहा कि मैम, हम अलग अलग समाजों में नई लीडरशिप तलाश रहे हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी हम अच्छे लीडर्स तलाश रहे हैं, बड़ा गैप आ गया है। तो उन्होंने भी इस बात पर चिंता प्रकट की कि ऑस्कर फर्नांडीज साहब के बाद
नई खेप जो है उसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी से लीडर्स बहुत कम आ रहे हैं। इमरान, तलाशो, देश भर में जाओ, लोगों को निकाल के लाओ। तो मुझे उनकी चिंता भी समझ में आई और मैं भी चाहता हूं कि हम तब तक अधूरे हैं जब तक देश के हर वर्ग, हर समाज से राजनीतिक प्रतिनिधित्व लोगों को न दे दे, तब तक हमारा मिशन, हमारी सोच, हमारी राजनीति, हमारी पार्टी अधूरी है। तो मैं आप सारे लोगों से, जो अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, धर्मगुरु हैं इसमें बहुत सारे, कुछ बौद्धिक लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, अलग अलग फील्ड के माहिर लोग हैं, आपके साथ भी एक दुश्वारी है कि आप ये सोचते हैं कि राजनीति से हमें क्या लेना देना, हमारा काम थोड़ी है राजनीति करना। अमूमन मैं इस तरह की बातें, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, बड़े आर्टिस्ट हैं, या समाज में जो बड़े धर्मगुरु हैं, उन्हें लगता है कि हमसे क्या मतलब, कि हमारा काम थोड़ी है। लेकिन वो किसी का एक शेर है कि गमों की धूप में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है, ये दुनिया है यहां चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुकाकर चलना पड़ता है। दौर बदला है, चीजें बदली हैं, अब आपको पार्टिसिपेट तो करना पड़ेगा। नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो हाशिए पर ढकेल दिए जाएंगे। नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारी आंखें पूरे देश में ऐसे ऐसे मंजर देख रही हैं कि जब आप पूजा कर रहे हैं, आप इबादत कर रहे हैं, चर्च के अंदर खड़े हैं और एक झुंड आ रहा है, भीड़ आ रही है जो आप पे अटैक कर रही है और कोई एफआईआर तक करने को तैयार नहीं। ऐसा हो रहा है, और सिर्फ आपके समाज के साथ नहीं, तमाम समाजों के साथ हो रहा है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि इस देश में डेमोक्रेसी को बचाइए। दुनिया के किसी भी देश में जब जब डेमोक्रेसी कमजोर होगी तो जो पहला अटैक होगा वो माइनॉरिटीज पे होगा। ये कड़वी सच्चाई है, इसे समझ के चलिए। दुनिया के किसी भी देश में जब जब डेमोक्रेसी कमजोर होगी, कॉन्स्टिट्यूशन कमजोर होगा, तो जो पहला अटैक होगा वो माइनॉरिटीज पे होगा। हो रहा है। तो जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत करने की, डेमोक्रेसी को मजबूत करने की, और वो तब मजबूत होगा जब कुछ सरफिरे लोग, मैं सरफिरा शब्द इस्तेमाल करता हूं, जो ये बीड़ा उठाएंगे, जो ये सोच लेकर के निकलेंगे कि नहीं, हमें अपने समाज की लड़ाई लड़नी है, हमें अपने समाज को सक्षम करना है, हमें अपने समाज के लिए लड़ना है। जिस दिन आप ये त्याग देंगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे समाज को चाहिए, हमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहिए, हमें, मुझे नहीं, हमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहिए, जिस दिन आप मैं से हम का इरादा लेकर के निकलेंगे, तो आपको राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी भी मिलेगी, पॉलिटिकल सिक्योरिटी भी मिलेगी। उसके लिए कांग्रेस पार्टी आपको देने के लिए तैयार है, हमारा डिपार्टमेंट आपके साथ खड़ा है। और ये बातें मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूं, पिछले 1 साल में मैं लगातार इस बात की कोशिश कर रहा हूं। लिटिल फ्लावर चर्च पे जब अटैक हुआ तो सबसे पहले हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट वहां पहुंचा, हमारे चेयरमैन दिल्ली के वहां पहुंचे, हम खड़े रहे। जब रुड़की में चर्च पे अटैक हुआ तो मीनाक्षी जी यहां बैठी, हम सारे लोग इस कोशिश में लगे थे कि पहले एफआईआर हो, इस तरह की हरकतें रुकनी चाहिए। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ जहां हमारी सरकारें नहीं है हम वही खड़े हैं, जहां हमारी सरकारें हैं अगर वहां भी क्रिश्चियन कम्युनिटी पे या किसी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी पे अटैक हो रहा है तो हमारी कोशिश है कि हम बात कर रहे हैं, हम लगातार शिकायत कर रहे हैं, लीडरशिप के सामने नोट भेज रहे हैं, उनके सामने अपनी बात रख रहे हैं कि हमारी सरकार है, ये अटैक हुआ है, आप उस पर कार्रवाई करवाइए। हम लगातार लड़ रहे हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भले ही कहने के लिए तादाद में थोड़े हैं, लेकिन दुनिया में तमाम जंगें ऐसी होती हैं जो तादाद से नहीं बल्कि हौसले से लड़ी जाती हैं। वो हौसला पैदा करिए, राजनीतिक तौर पे जनता को, अपनी जनता को, अपने लोगों को, अपने समाज को जागरूक करिए। मैं जानता हूं कि बहुत सोफिस्टिकेटेड समाज रहा है, सब कुछ रहा है, लेकिन इतिहास बदला है, चीजें बदली हैं, राजनीतिक अप्रोच बदला है। लगभग फासिज्म आपके सामने खड़ा है, आपके दरवाजे पर खड़ा है। आप दरवाजा खोले ना खोले, वो दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आपने दरवाजा बंद रखा हुआ है, बाहर क्या हो रहा है हमें क्या मतलब, तो नहीं। अगर पड़ोस में आग लगी हो तो आप सुकून से नहीं रह सकते, आपको ये बात समझनी पड़ेगी।
तो मैं आप तमाम मसीह समाज के लोगों को आमंत्रित कर रहा हूं और हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। इससे पहले अल्पसंख्यक समाज में, अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट ने किस तरह काम किया, आपको जोड़ने के प्रयास किए या नहीं किए। हालांकि हमारे अपने डिपार्टमेंट में मैं नेशनल चेयरमैन हूं, हमारे नेशनल वाइस चेयरमैन क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं, तो हमने रिप्रेजेंटेशन देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस पार्टी ने, आप अंदाजा लगाइए, कांग्रेस पार्टी के कलेजे को समझिए कि ए के एंटोनी साहब को इस देश का डिफेंस मिनिस्टर बनाया। ये छोटी मोटी बात नहीं है। रिप्रेजेंटेशन देने में कभी कोई कोर कसर कांग्रेस पार्टी ने नहीं छोड़ी। मैं फिर चाहता हूं कि फ्रेश लोग आए, नए लोग आए, राजनीति में पार्टिसिपेट करें। राहुल जी लगातार देश में कह रहे हैं कि डरो मत, आप पे जुल्म हो रहा है तो मजलूम बनकर के चुप मत रहो, डरो मत, आगे बढ़ो और जुल्म के सामने खड़े हो जाओ, क्योंकि तानाशाह हमेशा डरपोक होते हैं। तानाशाही कहने में बहुत ताकतवर होती है लेकिन असल में बहुत कमजोर होती है। तो आप अगर खड़े हो जाएंगे तो इस देश का सभ्य समाज, इस देश का बहुसंख्यक समाज भी आपके साथ खड़ा। आज भी इस देश में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। जरूरत यह है कि उन्हें तलाशिए और उनसे कनेक्ट होइए। मैंने कहा ना, मैं पिछले तकरीबन 1.25 साल से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि देश के हर राज्य में क्रिश्चियन कम्युनिटी को प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में रिप्रेजेंटेशन मिले। मैंने ये मैंडेटरी किया हुआ है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अगर आप डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बना रहे हैं तो कोशिश करिए कि वर्किंग चेयरमैन या वाइस चेयरमैन क्रिश्चियन कम्युनिटी का बनाइए, सिख कम्युनिटी का बनाइए, क्योंकि हमें लोगों को जोड़ना है। हमारी कोशिश यही रही है, हमारा हमेशा से, हमारा इतिहास यही रहा है कि हमने जोड़ा है लोगों को। महात्मा गांधी जी ने क्या किया? एक फकीर इंसान, बदन पे कपड़े भी नहीं, बहुत कम कपड़ों में एक लाठी लेकर के निकले तो पूरा देश जुड़ता चला गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया? आगे बढ़ के लोगों को सीने से लगाया, लोगों को जोड़ा। हम उसी कोशिश में लगे हुए हैं और इसी मिशन में राहुल जी क्या करने जा रहे हैं? कितना बड़ा मिशन लेकर के राहुल जी निकल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा हम शुरू कर रहे हैं 7 सितंबर से, और भारत जोड़ो यात्रा जानते हैं कितनी लंबी है? 3570 किलोमीटर, 3570 किलोमीटर पैदल वॉक करेंगे राहुल जी, पैदल चलेंगे कन्याकुमारी से कश्मीर तक। क्यों? क्योंकि उनका यह कहना है कि मौजूदा सरकार ने जिस तरह नफरत से देश को तोड़ने की कोशिश की है, हम भारत को जोड़ने के लिए पैदल निकलेंगे। हमारे मुल्क का हाकिम कहता है राहुल जी को कि वो तो शहजादे हैं। मैं तो हाकिम से कहना चाहता हूं कि आप तो 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में घूमते हैं। हिम्मत है तो आइए राहुल जी की तरह 3500 नहीं, सिर्फ 350 किलोमीटर पैदल चल के दिखा दीजिए, तब मैं समझूंगा कि वो शहजादे हैं और आप जो है वो फकीर हैं। तो राहुल जी एक बड़े मिशन के साथ निकल रहे हैं। मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष की हैसियत से मैंने खुद कहा है कि मैं राहुल जी आपके कदम से कदम मिला करके, आप 3570 चलेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं 3570.100 मीटर चलूं, ताकि हमारा योगदान जो है मुल्क को बचाने में, मुल्क की लड़ाई लड़ने में, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने में, डेमोक्रेसी को बचाने में बिल्कुल ऐसा दिखे कि माइनॉरिटी जो है वो कदम से कदम मिला करके आपके साथ खड़ी थी। क्योंकि पहला हमला तो हम पर है, माइनॉरिटीज पे पहला हमला होता है जब भी डेमोक्रेसी कमजोर होती है। और आज डेमोक्रेसी को बुलडोज किया जा रहा है, इसको कोई दो राय नहीं। सिर्फ घर बुलडोज नहीं हो रहे, न्याय को बुलडोज किया जा रहा है, जस्टिस को बुलडोज किया जा रहा है। और ऐसे वक्त में अगर एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में आप सब नहीं खड़े होते हैं तो हमला सब पर है। और शुरुआत ऐसे ही होती है, छोटी छोटी कोशिशों से ही चीजें शुरू होती हैं। आज 200 लोग बैठे हैं। मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि अगला इस तरह का कोई मसीह मिलन कार्यक्रम या कन्वेंशन करिए तो उसमें 2000 लोग बैठे हों। और अगला टारगेट होना चाहिए कि देश के किसी राज्य में जब आप बड़ा कन्वेंशन करें तो उसमें कम से कम 20,000 लोग हों। ये कोशिश करनी पड़ेगी आपको। और राजनीति में ताकत तो दिखानी पड़ती है। एकदम सीधे सीधे इस बात को समझिए।
ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में नंबर बहुत मायने रखते हैं। तो एक एकजुट होकर के ताकत बनिए। ताकत बनेंगे तो गिनती भी की जाएगी, रिप्रेजेंटेशन भी मिलेगा, आपकी शर्तें भी मानी जाएंगी। सबक लीजिए उन किसानों से जो एक ताकत के साथ आए और उन्होंने झंडे गाड़ दिए और उन्होंने कहा जब तक अपनी नहीं मनवा लेंगे नहीं उठेंगे। 700 शहादतों के बाद सरकार की आंख खुली और एक दिन तानाशाह को मजबूर होकर के कहना पड़ा कि हम मान रहे हैं आपकी बात, माना। तो वो इच्छा शक्ति, वो आत्मबल, वो विल पावर और सच्चा मिशन, जब समाज की बेहतरी, देश की बेहतरी आपका मिशन हो तो दुनिया की बड़ी सी बड़ी राजनीतिक ताकत को भी झुकना पड़ता है। ये सच है। तो सच्चे मिशन के साथ आइए। आपका मकसद, अगर आप सोशल काम भी कर रहे हैं तो आपका मकसद ये होना चाहिए कि हम कैसे अपनी सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को कुछ बेहतर दे सकें। एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए हम अपनी सोसाइटी को, कम्युनिटी को कैसे कुछ बेहतर दे सकें। तो मैं एक बार फिर से अलग अलग स्टेट से जो हमारे फादर हैं, प्रीस्ट हैं, बाकी धर्म गुरु हैं, जो बिलीवर हैं, मैं सबका दिल्ली में स्वागत करता हूं अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से। और अब आप सबकी दुआओं से मैं पिछले 2 महीने से इस देश की पार्लियामेंट में भी हूं, राज्यसभा में, कांग्रेस की तरफ से यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं राज्यसभा। तो मैं आपसे वादा भी कर रहा हूं कि आपके जो इश्यूज हैं, जो जेन्युइन इश्यूज हैं, जिन्हें आप समझते हैं कि इन पे मजबूती के साथ आवाज उठनी चाहिए, तो मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। आप आए, एआईसीसी में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का ऑफिस है, वो आपका ऑफिस है, आप जब चाहें वहां आए। हमारा स्टाफ आपका वेलकम करेगा, हम आपका स्वागत करेंगे। आइए, अपनी दुश्वारियां, अपनी परेशानियां, अपनी समस्याएं बताइए। हम कोशिश करेंगे कि संबंधित राज्यों में हमारा आज तक चल सके, हमारी जितनी पॉलिटिकल, सियासी, जितनी हमारी ताकत है उसके साथ हम आपके लिए खड़े हों। यह मुश्किल वक्त है, मैं कह रहा हूं, हमेशा ये बात कह रहा हूं कि यह राजनीति के लिए मुश्किल वक्त है। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। तो आप उस ताकत के साथ खड़े होंगे ना, तो हर व्यक्ति सम्मान भी देगा और हर व्यक्ति आपको प्रतिनिधित्व भी देगा, रिप्रेजेंटेशन भी देगा। आज रोनित की कोशिश बहुत अच्छी है और मैंने भी आकर के ये महसूस किया कि बहुत, सबसे अच्छी बात है कि बड़ी एनर्जी है आप लोगों में, सोए हुए लोग नहीं है आप। वरना इस तरह के सेमिनार होते हैं, इस तरह के मिलन कार्यक्रम होते हैं, पीछे आखिरी तक जो शख्स बैठा है उसको पता ही नहीं चलता कि बोलने वाले ने क्या बोला, और बोलने वाले को भी ये पता नहीं चलता कि मैंने बोला तो पीछे वाले ने सुना या नहीं सुना। यहां अच्छा है कि लोग जिंदा दिल हैं, इनकी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आप सब में है और आप सब कुछ बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो आपके साथ जो लोग हैं, आपसे जुड़े जो लोग हैं, उन्हें समझाइए। आप सबकी कोशिशें, बिना सबकी कोशिशों से कुछ नहीं होगा। सब मिलकर आवाज लगाएं तो कुछ चांद पे रोक पड़े। मैं तन्हा जुगनू हूं, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। सबको बोलना पड़ेगा, सबको कोशिश करनी पड़ेगी। और ये मत सोचिए कि आपकी कोशिशें, मतलब आपकी जो छोटी कोशिश है वो तो छोटी सी है, उससे क्या हो जाएगा। नहीं, वो बहुत अहम है। मैं अक्सर इस तरह की सभाओं में एक वाकया सुनाता हूं, छोटी सी कहानी अक्सर जो मुझे बहुत प्रभावित करती है। एक बार जंगल में आग लगी थी, जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे थे, परिंदे जंगल छोड़ के भाग रहे थे, जंगल धू धू करके जल रहा था, जिस तरह इस वक्त मुल्क में नफरत की आग लगी हुई। जंगल जल रहा था, एक नन्ही सी गौरैया, जो छोटा सा परिंदा होता है, वो अपने जलते हुए आशियाने को देख रही थी। उसके अंदर पता नहीं कहां से हिम्मत आई, वो उड़ के पड़ोस में एक जंगल था, उसमें तालाब था, उस तालाब में गई और अपनी नन्ही सी चोंच में 2 बूंद 3 बूंद जो पानी भर सकती थी उसने पानी भरा और उड़ करके वो दहकती हुई आग के ऊपर आई और चोंच का पानी छोड़ दिया। फिर पलट के गई, फिर अपनी चोंच में 2 बूंद पानी भरा लेके आई और आग पे छोड़ दिया। फिर गई, फिर पानी लेकर के आई, फिर छोड़ दिया। ये करते करते जब वो बहुत थक गई
तो पड़ोस की जंगल की डाल पे बैठ कर सुस्ताने लगी, तो एक अजगर वहां बैठा था। उसने कहा, क्यों री गौरैया, तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो गौरैया के जवाब को अपना जवाब बनाइए। गौरैया ने उस अजगर से कहा कि मुझे पता है कि मेरे 2 बूंद पानी से शायद जंगल की इतनी बड़ी आग का कुछ ना बिगड़े, लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे यह पता है कि कल जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इस वक्त में ये कोशिश करनी, और वो राजनीतिक तौर पे करनी, एकजुट होकर के करनी। इस देश में सोशल मीडिया ने जिंदगी में बहुत दखल दिया है। हमारे पास बहुत आसानी है बुरे को बुरा कहना। कुछ हमें बुरा दिखता है तो हम नीचे एक कमेंट डालते हैं और हमें लगता है कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर। नहीं, इस देश में बुरे को बुरा कह देने भर से काम नहीं चलेगा। जो अच्छा है उसके साथ खड़ा भी होना पड़ेगा। आप अपनी जिम्मेदारियां, हम अपनी जिम्मेदारियां ये सोच के समझ लेते हैं पूरी हो गई कि ठीक है यार, ये आदमी गलत है, मैंने इसको बुरा कह दिया। नहीं, सिर्फ बुरा कहने से काम नहीं चलेगा। उसके मुकाबले में आपको जो भी अच्छा लगता है उसके साथ खड़े होइए, उसे ताकत दीजिए, क्योंकि ताकत की जरूरत है। बुराई क्यों जीत रही है, नफरतें क्यों जीत रही है, नफरतों का शोर ज्यादा क्यों सुनाई पड़ रहा, जबकि नफरत की आवाजों की तादाद कम है, फिर भी सुनाई क्यों पड़ रही है? क्योंकि वो कलेक्टिव है, वो एकजुट होकर के चिल्ला रहे हैं। अच्छे लोग, मोहब्बत वाले लोग ज्यादा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो एकजुट नहीं है। वो घरों में बैठे हैं, वो अपने काम में व्यस्त, होने लगता है कि हमारा इससे क्या लेना देना। नहीं, अगर नफरत एकजुट है तो मोहब्बत को भी एकजुट होना पड़ेगा। तो आइए, आप सबका एक बार फिर से बहुत सारा शुक्रिया। अच्छा लगा आप सबसे मिलकर के, और मैं राहुल जी से मिलूंगा तो उन्हें जरूर बताऊंगा कि एक बहुत ही शानदार मसीह समाज के कार्यक्रम में गया, जहां लोगों की एनर्जी देख करके अच्छा लगा। और आपको निमंत्रण भी दे रहा हूं कि तकरीबन 14 राज्यों से, 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर के 14 स्टेट से भारत जोड़ो यात्रा गुजरने जा रही है। कन्याकुमारी से यानी तमिलनाडु से शुरू होकर के केरल, केरल से फिर कर्नाटक, कर्नाटक से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, तेलंगाना से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा, हरियाणा से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से दिल्ली, दिल्ली से हिमाचल प्रदेश, पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर में जाकर के सफर खत्म होगा। पैदल 3570 किलोमीटर। उस यात्रा का सिर्फ एक मकसद, भारत जोड़ो। आपका भी एक मकसद, समाज जोड़ो, भारत जोड़ो, लोगों को एकजुट करो। तो आइए इस मिशन में हमारा साथ दीजिए। हम आपकी मुश्किलात में आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हर कदम पर आपको उसी तरह खड़े मिलेंगे जिस तरह आपके अपने लोग खड़े मिलते हैं। ये हमारा आपसे वादा है। बहुत शुक्रिया, बहुत सारी